आज हम लोग पढ़ेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में, इनके अफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में, नेगेटिव सेंटेंस के बारे में और इंटरगेटिव सेंटेंस के बारे में। तो पूरा वीडियो देखने के लिए आप मेरे साथ बने रहें और चलते हैं कंप्यूटर के स्क्रीन पे। तो प्रेजेंट टेंस पढ़ रहे हैं। प्रेजेंट टेंस को हिंदी में वर्तमान काल कहते हैं। प्रेजेंट टेंस के 4 उप प्रकार होते हैं, जिसको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, वर्तमान अनिश्चित काल, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, वर्तमान निरंतर काल, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, वर्तमान पूर्ण काल, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, वर्तमान पूर्ण निरंतर काल। तो शुरू कर रहे हैं आज हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को वर्तमान अनिश्चित काल भी कहते हैं। अब इस काल से यह बोध होता है कि कोई कार्य वर्तमान काल में समान रूप से होता है। इसका पहचान कैसे करेंगे? तो इस काल के वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं, ता हूँ इत्यादि शब्द आते हैं। अब इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को भी ऐसे डिवाइड कर दिया गया है, जिसको सकारात्मक वाक्य या अफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं। तो अफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में अब हम लोग पढ़ेंगे। ही, सी, इट तथा एक वचनकर्ता के साथ क्रिया के एक प्रथम अवस्था में यस या यस जोड़ते हैं। अर्थात कहने का मतलब ही, सी, इट एक वचन के कर्ता होते हैं। अब इसको ट्रांसलेट करते समय वर्ब में यस या यस लगा करके बनाते हैं। वर्ब में यस या यस लगाते क्यों हैं? क्योंकि वर्ब जो होते हैं हमेशा बहुवचन में होते हैं और या एक वचन के कर्ता होते हैं। वर्ब में यस या यस लगा देने से जो वर्ब होता है एक वचन में बदल जाता है, तो इसलिए वर्ब में यस या यस लगाते हैं एक वचनकर्ता के साथ। स्ट्रक्चर इसका, पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद जिसको सब्जेक्ट को यस भी कर सकते हैं, उसके पश्चात भी1 लिखते हैं, भी1 जिसको क्रिया की प्रथम अवस्था कहते हैं। इसके पश्चात इसमें एस या एस लगाते हैं, उसके पश्चात इसमें ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं, उसके पश्चात अदर जितने भी रहते हैं ऑब्जेक्ट को लगाते हैं। तो ये इसका स्ट्रक्चर है, जैसा यहाँ पे भी आपके सामने लिखा गया है, दिख रहा है। अब देखिए, आई, दे, वी, यू तथा बहुवचनकर्ता के साथ क्रिया की पहली अवस्था लिखते हैं तथा यस या यस का प्रयोग नहीं करते हैं। क्या कर रहा है? आई, दे, वी, यू ये सभी बहुवचनकर्ता होते हैं। इसके साथ वर्ब में यस या यस नहीं लगाया जाता है। अब इसको एक बात और समझ लीजिए, एक वचन और बहुवचन क्या होता है। जब सब्जेक्ट से एक की बोध होती है तो वह एक वचन का कर्ता होता है, और जब सब्जेक्ट से एक से अधिक वस्तुओं, व्यक्तियों या किसी चीज़ की बोध होगी तो वह बहुवचन कर्ता हो जाएगा। तो जब सब्जेक्ट बहुवचन होगा तो वर्ब भी बहुवचन में होगा, जब सब्जेक्ट एक वचन में होगा तो वर्ब भी एक वचन में होगा। इसलिए एक वचनकर्ता के साथ हम लोग वर्ब में ऐसे यस लगाते हैं कि वर्ब भी एक वचन में बदल जाए, क्योंकि वर्ब तो हमेशा बहुवचन में ही होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात थी। अब इसका देखिए स्ट्रक्चर, यहाँ पे सब्जेक्ट, उसके बाद क्रिया की प्रथम अवस्था, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद ईटीसी, यह उसका स्ट्रक्चर है। या जब कर्ता बहुवचन का होगा, और ऊपर वाला जो स्ट्रक्चर है यह जब कर्ता एक वचन का होगा तब यस या यस जुड़ेगा। जब बहुवचन होगा तो वर्ब में यस या यस नहीं जुड़ेगा। जैसे एग्जाम्पल देखिए, वह क्रिकेट खेलता है, तो वह क्या है? एक वचन का करता है। क्रिकेट क्या है? ऑब्जेक्ट है। खेलता क्या है? खेलना एक वर्ब है। तो ही प्लेज क्रिकेट, तो प्ले क्या है? जो जितनी भी क्रिया होती हैं, PLAY, प्ले क्या है? बहुवचन का एक क्रिया है, ठीक, प्लूरल नंबर्स वर्ब है। तो चूँकि हमारे वह क्या है? एक वचन करता है, तो इसमें यस लगा करके इसको क्रिया को एक वचन बना दिया गया है, इसलिए वर्ब में यस का प्रयोग किया गया है, ठीक। अब यहाँ पे सब्जेक्ट भी एक वचन का हो गया और वर्ब भी एक वचन का हो गया। तो ही प्ले क्रिकेट, ठीक। अब अगला देखिए, वे घर जाते हैं। तो यहाँ पे वे जो सब्जेक्ट है बहुवचन है, और ऑलरेडी सबको मालूम है कि जितने भी वर्ब हैं, ठीक, वो सभी, तो जब दोनों एक ही जात के होंगे, एक ही कम्युनिटी के होंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा, कोई भेदभाव नहीं होगा। तो सब्जेक्ट दे मीन्स वे, गो मीन्स जाना, दोनों बहुवचन का हो जाएगा, टू होम। ये हमारा सही हो गया, क्योंकि बहुवचन के कर्ता होने के कारण वर्ब में यस या यस नहीं लगता है। यहाँ पे बच्चे विद्यालय जाते हैं, तो यहाँ पे देखिए बच्चे मतलब सब्जेक्ट भी बहुवचन में है और जाते हैं ये भी बहुवचन में है, तो यहाँ पे भी वर्ब में कुछ नहीं लगेगा। तो यहाँ पे देखिए, चिल्ड्रेन गो टू स्कूल, यहाँ पे चिल्ड्रेन चाइल्ड होता है, चाइल्ड का चिल्ड्रेन हो गया बहुवचन, और गो ऑलरेडी हमारा बहुवचन है, तो क्या हो जाएगा? चिल्ड्रेन गो टू
दी स्कूल। यहाँ पे सोनाली एक पुस्तक पढ़ती है, तो सोनाली हमारा क्या है, एक वचन का करता है। ठीक, और पढ़ना क्या है, ऑलरेडी बहुवचन, वर्ब बहुवचन में होता है, तो क्या होगा, सोनाली रीड्स अ बुक। अब इसमें यस जोड़ करके इसको भी एक वचन बना दिया गया है, तो सब्जेक्ट भी एक वचन, वर्ब भी एक वचन, और बुक मतलब एक पुस्तक। अब इसी का निगेटिव सेंटेंस देखिएगा। निगेटिव सेंटेंस पहला ये अफर्मेटिव में था, सकारात्मक वाक्य या नकारात्मक वाक्य के बारे में पढ़ेंगे। अब इसका रूल्स क्या है, इस प्रकार के वाक्यों को हिंदी से अंग्रेजी में बनाते समय हम डू या डज का प्रयोग करते हैं। ठीक, डू या डज का प्रयोग करते हैं, पहले सब्जेक्ट, उसके पश्चात सब्जेक्ट के अनुसार डू या डज का प्रयोग करेंगे, उसके बाद क्रिया की पहली अवस्था, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिख करके बनाते हैं। तो जब सब्जेक्ट बहुवचन होगा तो डू का प्रयोग करेंगे, और जब सब्जेक्ट एक वचन का होगा तो डज का प्रयोग करेंगे। आइए हम लोग समझते हैं स्क्रीन पे एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, ही सी इट तथा एक वचन कर्ता के साथ डज नॉट का प्रयोग करते हैं। ठीक, जैसे सब्जेक्ट डज नॉट प्लस क्रिया की प्रथम अवस्था, उसके बाद ऑब्जेक्ट प्लस अदर जो भी है। अब यहीं भी जब बहुवचन होगा, जैसे आई, दे, वी, यू तथा बहुवचन कर्ता के साथ डू नॉट का प्रयोग करते हैं। जैसे इसके पहले हम आपको बता, इस अवस्था में स्ट्रक्चर क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस डू नॉट, क्रिया की पहली अवस्था प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर। अब देखिए, अब यहाँ पे जब कर्ता एक वचन का होगा तब वह घर नहीं जाता है, वह घर नहीं जाता है, तो यहाँ पे देखिए ही डज नॉट गो टू हाउस, ही डज नॉट गो टू हाउस। यहाँ पे ही क्या है, हमारा एक वचन है, तो एक वचन होने के कारण डज का प्रयोग किया गया है। और जब इस अवस्था में हम वर्ब में यस यस नहीं लगाते हैं, इसके स्थान पे हम डज में जो डू है ना, इसमें यस लग करके डज बन गया है। यहाँ पे जैसे दिख रहा है, वे क्रिकेट नहीं खेलते हैं, तो यहाँ पे देखिए ये सब्जेक्ट बहुवचन है वे, तो इसकी जगह पे दे डू नॉट प्ले क्रिकेट। ठीक, वे डू नॉट प्ले क्रिकेट। यहाँ आप देख लिए, ये कितना आसान है समझना। डू या डज का प्रयोग होता है इसके निगेटिव वाक्यों में, एक वचन करता होने पर डज, बहुवचन करता होने पर डू, बाकी सब ऊपर जैसा ही होता है। जब डू या डज का प्रयोग करेंगे तो वर्ब में यस या यस का प्रयोग नहीं करेंगे। इंटरगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य। यदि वाक्य प्रश्नवाचक शब्द से प्रारंभ हो तब। अब प्रश्नवाचक शब्द दो प्रकार के होते हैं, एक तो प्रश्नवाचक शब्द ऐसे होते हैं जो क्या से प्रारंभ होते हैं, जैसे क्या तुम जा रहे हो, क्या तुम खा रहे हो, क्या तुम पढ़ रहे हो, क्या तुम देख रहे हो, क्या तुम घूम रहे हो, ऐसे। एक होता है प्रश्नवाचक वाक्यों के बीच में आता है, जैसे तुम क्यों पढ़ते हो, तुम क्यों जाते हो, तुम कब आते हो, तुम कैसे रहते हो, इस प्रकार के वाक्य होते हैं। तो हम लोग दोनों के बारे में जानेंगे। अब देखिए, इसको बनाने के लिए जब क्या से प्रारंभ होगा, जब क्या से प्रारंभ होगा तो सबसे पहले डू या डज का प्रयोग करेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद क्रिया की प्रथम अवस्था, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगा करके सबसे अंत में प्रश्नवाचक सिंबल लगाते हैं। जैसे क्या वो फूल तोड़ती है, जैसे बताया ना आपको, क्या वो जाता है, वो आता है, वो खाता है, इस प्रकार के प्रश्न होते हैं। इसको यस या नो टाइप इंटरगेटिव सेंटेंस कहते हैं। तो क्या वह फूल तोड़ती है, तो वह क्या है, सब्जेक्ट है, एक वचन का है, तो डज सी प्लक मीन्स तोड़ना, दी फ्लावर। तो आसानी से समझ में आ गया। आइए क्वेश्चन मार्क ये लगाते हैं सबसे वाक्य के अंत में, तो आसानी से समझ में आया। आपको कुछ नहीं करना है, जो डू या डज का सब्जेक्ट के बाद हम प्रयोग कर रहे थे उसको सब्जेक्ट के पहले कर देंगे, अच्छे से आपको समझ में आया होगा। अब आगे देखिए, क्या राम खाना खाता है, तो राम क्या है, यहाँ पे एक वचन का करता है, ऊपर भी वह एक वचन का करता था, तो डज राम इट दी फूड, यहाँ पे दी नहीं रहेगा। यहाँ पे देखिए, क्या राम खाना खाता है, डज राम इट दी फूड, यहाँ पे डज राम इट दी फूड, क्योंकि राम क्या है, सिंगुलर यानी एक वचन का करता है। ठीक, यह इट क्या है, बहुवचन है, तो इसमें यस या यस नहीं लगेगा। यदि प्रश्नवाचक वाक्य के बीच में आए तब, जैसे ऊपर हम बता रहे थे कि जो प्रश्नवाचक शब्द है वाक्यों के बीच में उसका प्रयोग किया गया हो तब उसको कैसे बनाते हैं, तो उसमें कुछ नहीं करते हैं। जो प्रश्नवाचक शब्द होता है उसकी स्पेलिंग सबसे पहले लिखते हैं, जिसको WH टाइप वर्ड कहते हैं, क्वेश्चन वर्ड कहते हैं, उसको स्पेलिंग लिखेंगे, बाकी ऊपर के प्रश्नवाचक वाक्य जैसा सेम टू सेम बना देते हैं, कोई चेंज नहीं करते हैं। आइए हम देखें, यदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्यों के बीच में आए तब, तो सबसे पहले QW मतलब क्वेश्चन वर्ड, क्यू मतलब क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद सब्जेक्ट के अनुसार डू या डज प्लस सब्जेक्ट, उसके बाद क्रिया की पहली अवस्था, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद अदर कोई ऑब्जेक्ट दिया हो तब, उसके बाद ये प्रश्नवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक सिंबल लिखते हैं। एग्जाम्पल में देखिए, वह क्यों खेलता है, तो यहाँ पे वाक्य के बीच में क्या आया, क्यों आया है, ये क्या है, WH टाइप इंटरगेटिव वर्ड है। ठीक, ये वाक्यों के बीच में प्रयोग किया गया। तो सबसे पहले इसकी बनाते समय इसकी स्पेलिंग लिखते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा गया वाई, उसके बाद यह एक वचन करता है तो डज ही प्ले, लिस्ट में
और लास्ट में क्या प्रश्नवाचक सिंबल लगा हुआ है। वाई डज ही प्ले, सब कहाँ जाते हैं, सब, तो वेयर सब मतलब सभी लोग, मतलब वे सब हो जाएगा। बहुवचन करता है वेयर, कहाँ, यहाँ पे देखिए ऐसे लिखा जाएगा कहाँ, वेयर डू दे गो, वेयर डू दे गो, वेयर डू दे गो, सब कहाँ जाते हैं। तो ये हमारा हो गया क्या, वाक्यों के बीच में क्या, क्यों, कब, कैसे आएगा, तब इसको ऐसे ही बनाते हैं। इंटरगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, जब मतलब प्रश्नवाचक वाक्य रहेगा उसमें जब नकारात्मक शब्द का प्रयोग किया गया होगा तब कैसे बनाते हैं, जिसको प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य कहते हैं। इसमें सीधा फंडा वही है जिस तरह ऊपर था, इसमें सिर्फ क्या प्रयोग करेंगे, नॉट का प्रयोग करेंगे। और नॉट का प्रयोग कहाँ होता है, सब्जेक्ट के बाद होता है। जैसे देखिए जब क्या से प्रारंभ होगा इस प्रकार के वाक्य आएंगे तब डू या डज, सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट, उसके बाद क्रिया की पहली अवस्था, उसके बाद ऑब्जेक्ट, या कई ऐसे वाक्य होते हैं जिसमें डबल ऑब्जेक्ट दिया होता है। तो ये मेन ऑब्जेक्ट, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद सिंबल, जब क्या से प्रारंभ होगा तब। क्या वह क्रिकेट नहीं खेलता है, अब वह क्रिकेट खेलता है हम लोग बना चुके हैं, तो क्या वह नहीं खेलता है, तो सेम टू सेम, क्या वह क्रिकेट खेलता है, तो डज ही प्ले क्रिकेट हो गया। अब इसको कर दिया क्या वह क्रिकेट नहीं खेलता है, तो हम सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा दिए, यहाँ पे दिख रहा है, हो गया वह, क्या वह क्रिकेट नहीं खेलता है, डज ही नॉट प्ले दी क्रिकेट, डज ही नॉट प्ले क्रिकेट। अगला देखिए, क्या सोनाली एक पुस्तक नहीं पढ़ती है, तो डज सोनाली, उसके बाद नॉट लग गया, रीड अ बुक, क्योंकि डज इसलिए प्रयोग किया गया है कि सब्जेक्ट एक वचन है। यदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्यों के बीच में आते हैं तब सेम टू सेम यही सब रूल होगा, सिर्फ क्वेश्चन वर्ड जो प्रयोग किए गए होंगे उसकी स्पेलिंग वाक्य के पहले लिख देते हैं। इसका स्ट्रक्चर देखिए, क्वेश्चन वर्ड, डू या डज, सब्जेक्ट, नॉट, क्रिया की पहली अवस्था, ऑब्जेक्ट और भी ऑब्जेक्ट हो तब, उसके बाद प्रश्नवाचक सिंबल। अब बच्चे विद्यालय क्यों नहीं जाते हैं, बच्चे विद्यालय क्यों नहीं जाते हैं, तो यहाँ पे क्यों की स्पेलिंग सबसे पहले लिखी जाएगी, वाई, ठीक। उसके बाद एक वचन करता है तो डू, बहुवचन करता है तो डज, तो चूंकि कर्ता बहुवचन के हैं तो यहाँ पे डू लगेगा, डू। उसके बाद कौन, दी चिल्ड्रेन, बच्चे नहीं जाते हैं ना, बच्चे नहीं जाते हैं, दी चिल्ड्रेन नहीं जाते हैं, नॉट गो टू स्कूल, बच्चे विद्यालय क्यों नहीं जाते हैं, वाई डू दी चिल्ड्रेन नॉट गो टू स्कूल, बच्चे क्यों स्कूल नहीं जाते हैं। आगे देखिए, सीता खाना क्यों नहीं खाती है, सीता खाना क्यों नहीं खाती है, वाई डज सीता नॉट ईट दी फूड, वाई डज सीता नॉट ईट दी फूड। तो तुम सब खेलने क्यों नहीं जाते हो, तो वाई डू यू नॉट प्ले, तुम सब खेलने क्यों नहीं जाते हो। तो यहाँ पे डू बहुवचन करता है तो डू सबसे पहले, क्योंकि स्पेलिंग वाई लिखा गया है, उसके बाद नॉट प्ले। तो ये कितना आसान है, एक वाक्य को हम कहें तो 6 प्रकार से बना सकते हैं, 6 प्रकार से उसको चेंज कर सकते हैं। जैसे हम बोल, जैसे वो जाता है, ही गोज, वह जाता है, ठीक, वो नहीं जाता है, ही डज नॉट गो, ठीक, वो नहीं जाता, क्या वह जाता है, डज ही गो, क्या वह नहीं जाता है, डज ही, यही है, नॉट गो। प्रश्नवाचक वाक्य यहाँ पे लगेंगे, ठीक, यहाँ पे फुल स्टॉप लगेंगे। वह क्यों जाता है, तो वाई डज ही गो, ये 5वां हो गया। वह क्यों नहीं जाता है, तो वाई डज ही नॉट गो। देखिए पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां 6 नंबर का, मतलब एक वाक्य को हम 6 तरह से बदल सकते हैं और उसको बहुत ही आसान तरीक़ा से उसको हिंदी से इंग्लिश में भी बदल सकते हैं। तो आप हैं स्टूडेंट दरबार चैनल पे, आपको यह वीडियो कैसा लगा, आपको पसंद है तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और यह एक सीरीज प्रस्तुत की जाएगी जिसमें 12 तीन जो मुख्य टेंस हैं उनके 4 जो उप प्रकार के हैं, कुल मिलाकर के 12, तो सभी का एक वीडियो बना करके इस चैनल पे अपलोड किया जाएगा। और आप इसको देखिए, समझिए, कोई टॉपिक नहीं समझ में आता है तो मुझे कमेंट कीजिए, इसके बारे में वीडियो बना करके आपके पास भेजा जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का हिंदी होता है वर्तमान निरंतर काल। पिछले वीडियो में हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में पढ़ चुके हैं। तो यह टेंस की पूरी सीरीज है। आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इसमें पूरे टेंस के बारे में एक एक वीडियो करके आपको बताया जाएगा अच्छे से। तो हम लोग शुरू कर रहे हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। इस
काल से यह बोध होता है कि कोई कार्य वर्तमान काल में जारी है, अर्थात वह काम हो रहा है। जैसे इसका पहचान कैसे करेंगे? इस काल के वाक्यों के अंत में रहा है, रही हैं, रहे हैं, रहा हूँ इत्यादि शब्द आते हैं। अब नोट इस काल में सहायक क्रिया इज, एम, आर का प्रयोग कर्ता के अनुसार किया जाता है तथा क्रिया के प्रथम अवस्था में आईएनजी लगा करके बनाया जाता है। कुल मिलाकर के प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में काम का वर्तमान काल में जारी रहना पाया जाता है, अर्थात काम वर्तमान काल में ही हो रहा है। और इसमें सहायक क्रिया के रूप में हेल्पिंग वर्ब के रूप में इज, एम, आर का प्रयोग करते हैं। जैसे सब्जेक्ट के अनुसार इज, एम, आर का प्रयोग करते हैं। जैसे जब कर्ता एक वचन का होगा तो हम उसके साथ इज का प्रयोग करेंगे, जब कर्ता बहुवचन का होगा तो उसके साथ आर का प्रयोग करेंगे। और यहीं पे जब आई होगा कर्ता आई तो उसके साथ एम का प्रयोग करते हैं। वही बात यहाँ पे लिखा गया, देखिए रूल के माध्यम से ही, सी, इट तथा एक वचन कर्ता के साथ सहायक क्रिया इज का प्रयोग करते हैं। दे, वी, यू तथा बहुवचन कर्ता के साथ सहायक क्रिया आर का प्रयोग करते हैं। आई के साथ सहायक क्रिया एम का प्रयोग करते हैं। यही बात यहाँ पे लिखा गया। अब इसको देखिए, अफर्मेटिव मतलब सकारात्मक वाक्य को कैसे बनाते हैं। होता है ना, अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस, ऐसे डिवाइड किया गया। तो हम अफर्मेटिव वाले पार्ट की बात करेंगे। अफर्मेटिव सेंटेंस, सकारात्मक वाक्य, इसको बनाने के लिए सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके पश्चात इज, एम, आर, उसके बाद क्रिया की प्रथम अवस्था में आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगा करके बनाते हैं। एग्जाम्पल देखिए, वह घर जा रहा है, ही इज गोइंग टू हाउस। यहाँ पे देखिए ही क्या है, एक वचन का करता है और यहाँ पे तो इसके साथ इज का प्रयोग किया गया है और सभी जितने भी वर्ब रहेंगे उसमें आईएनजी लगा करके बनाया जाएगा। ठीक, दूसरा देखिए, वह एक पत्र लिख रहा है, सी इज राइटिंग अ लेटर। स्त्री के लिए जब वह की बात होगा तो सी का प्रयोग करेंगे और पुरुष के लिए वह की बात होगा तो ही का प्रयोग करेंगे। और यहीं पे जब निर्जीव की बात होगा तो इट का प्रयोग करेंगे। हम दिल्ली जा रहे हैं, वी आर गोइंग टू दिल्ली, तो यहाँ पे वी क्या है, बहुवचन है, तो इसके लिए हम आर का प्रयोग करेंगे। मैं बाजार जा रहा हूँ तो आई के साथ एम लगाते हैं, तो आई एम गोइंग टू मार्केट। अब नेगेटिव सेंटेंस देखिए, नकारात्मक वाक्य। नकारात्मक वाक्य का स्ट्रक्चर क्या होता है? सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद इज, एम, आर का प्रयोग करते हैं। अब इसके पश्चात नॉट, उसके बाद क्रिया की प्रथम अवस्था में आईएनजी लगाने के पश्चात ऑब्जेक्ट लगा करके बनाते हैं। जैसे एग्जाम्पल, वह हिंदी नहीं पढ़ रहा है, ही इज नॉट रीडिंग दी हिंदी, वह हिंदी नहीं पढ़ रहा है। तो यहाँ पे देखिए हेल्पिंग वर्ब की बात और यहाँ पे इज, जिसको हेल्पिंग वर्ब कहते हैं, और मेन वर्ब रीडिंग, दोनों के बीच में नॉट लगा करके बनाते हैं इस वाक्य को। तुम खाना नहीं खा रहे हो, यू आर नॉट ईटिंग द फूड। अब इंटरगेटिव सेंटेंस देखिए, जिसको प्रश्नवाचक वाक्य बोलते हैं। इसका रूल क्या है? यदि वाक्य प्रश्नवाचक शब्द से प्रारंभ हो तो कर्ता के अनुसार सहायक क्रिया इज, एम, आर का प्रयोग पहले करते हैं और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह जरूर लगाते हैं। ये देखिए, जैसे पिछले वीडियो में हम बताए थे कि इंटरगेटिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं, एक यस या नो से शुरू होता है, दूसरा होता है वाक्यों के बीच में प्रश्नवाचक शब्दों का प्रयोग किया गया होता है। तो जब क्या से शुरू होगा, जो यस या नो टाइप के होते हैं, उसमें क्या से प्रश्न होते हैं। जैसे क्या तुम पढ़ते हो, क्या तुम जाते हो, क्या तुम आते हो, क्या तुम खाते हो। इस प्रकार की वाक्यों को बनाने के लिए सबसे पहले जो हेल्पिंग वर्ब दिया गया होता है, इज, एम, आर, उसको सब्जेक्ट के पहले कर देते हैं। और वहीं पे जब वाक्यों के बीच में दिया गया होगा तो जो वर्ड वाक्यों के बीच में दिया गया होता है तो उसको पहले करते हैं, उसके पश्चात हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद साथ हम बनाते हैं। जैसे देखिए एग्जाम्पल के माध्यम से, यहाँ देखिए इज, एम, आर, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके पश्चात क्रिया की प्रथम अवस्था में आईएनजी लगा करके बनाते हैं। जैसे क्या मैं बाजार जा रहा हूँ, एम आई गोइंग टू मार्केट, क्या तुम सब घर जा रहे हो, आर यू गोइंग टू हाउस। अब यहीं पे बात करेंगे हम, यदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आए तब उस स्थिति में जो प्रश्नवाचक शब्द आता है उसकी स्पेलिंग सबसे पहले लिखते हैं। जैसे इसका स्ट्रक्चर देखिए, क्यू डब्ल्यू मतलब क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद सहायक क्रिया इज, एम, आर, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद क्रिया की प्रथम अवस्था में आईएनजी लगाने के पश्चात ऑब्जेक्ट लगाते हैं और लास्ट में क्वेश्चन वर्ड का सिंबल, क्वेश्चन सिंबल्स लगाते हैं।
देखिए एग्जाम्पल, वह क्यों खेल रहा है, वाई इज ही प्लेइंग, राधा फूल क्यों तोड़ रही है, वाई इज राधा प्लॉकिंग दी फ्लावर। यहाँ पे आपको समझ में आ रहा है। यहाँ पे देखिए क्यों वाक्यों के बीच में है तो उसकी स्पेलिंग सबसे पहले, बाकी ऊपर के प्रश्नवाचक वाक्य जैसा उसको हम बना दिए। यहाँ पे भी क्यों वाक्यों के बीच में है तो उसकी स्पेलिंग सबसे पहले लिखते हैं। अगला देखिए इंटरगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य। यदि वाक्य प्रश्नवाचक शब्द से प्रारंभ हो तथा नकारात्मक हो तब इसका स्ट्रक्चर तब क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब इज एम आर लिखते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके पश्चात नॉट, उसके पश्चात क्रिया की प्रथम अवस्था में आईएनजी लगाते हैं, उसके पश्चात ऑब्जेक्ट लगा करके बनाते हैं। क्या मोहन गोली नहीं खेल रहा है, इज मोहन नॉट प्लेइंग दी मार्बल, इज मोहन नॉट प्लेइंग दी मार्बल। इज क्या, इसमें अलग से इसमें स्पेलिंग नहीं लिखा जाता है, जो हेल्पिंग वर्ब रहता है उसको सबसे पहले लिखेंगे तो वही क्या का काम करेगा। ठीक, क्या सोनम खाना नहीं पका रही है तो इज सोनम नॉट कुकिंग दी फूड, इसमें अलग से स्पेलिंग नहीं लिखा जाता है। और जब वाक्यों के बीच में, जैसे अगला देखिए, यदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्यों के बीच में आए तथा नकारात्मक हो तब उस स्थिति में देखिए, उस स्थिति में उसका स्ट्रक्चर क्वेश्चन वर्ड, उसके पश्चात हेल्पिंग वर्ब इज एम आर, उसके पश्चात सब्जेक्ट नॉट, क्रिया की प्रथम अवस्था में आईएनजी लगाने के पश्चात ऑब्जेक्ट लगा के बनाते हैं, सबसे लास्ट में क्वेश्चन सिंबल जरूर लगा देते हैं। जैसे एग्जाम्पल, बच्चे विद्यालय क्यों नहीं जा रहे हैं, वाई आर दी चिल्ड्रेन नॉट गोइंग स्कूल, मैं क्यों नहीं पढ़ रही हूँ तो वाई एम आई नॉट रीडिंग, मैं क्यों नहीं पढ़ रही हूँ। तो इसमें क्या हुआ है देखिए, तो वाक्यों के बीच में क्या प्रश्नवाचक शब्द का प्रयोग किए गए हैं, क्यों, यहाँ पे भी क्यों, तो इसमें क्या किया गया है, सबसे पहले उसकी स्पेलिंग यहाँ पे लिखा गया है, इसी को क्वेश्चन वर्ड, यहाँ पे क्यू डब्ल्यू लिखते हैं, क्वेश्चन वर्ड लिखते हैं। ठीक, उसके पश्चात हेल्पिंग वर्ब, उसके पश्चात सब्जेक्ट, उसके पश्चात नॉट, उसके पश्चात क्रिया में आईएनजी लगा करके बना देते हैं आसानी से। तो कितना आसान है समझना। एक बात और बता दें कि प्रत्येक सेंटेंस को हम 6 तरह से आसान भाषा में लिख सकते हैं। जैसे वह जा रहा है तो लिखेंगे ही इज गोइंग, वह जा रहा है, ये सिंपल वाक्य है। वह नहीं जा रहा है तो क्या करेंगे, ही इज नॉट गोइंग, वह नहीं जा रहा है। अब अगला, क्या वह जा रहा है तो क्या वह जा रहा है तो इज पहले कर देंगे, इज ही गोइंग। ठीक, अब इसी में जब यह नकारात्मक रहेगा तब क्या करेंगे, इज ही नॉट गोइंग। ठीक, अब वाक्यों के बीच में क्या, क्यों, कब, कैसे दिया रहेगा तब तो क्या करेंगे, यहाँ देखिए, यहाँ पे जैसे क्यों का, वह क्यों जा रहा है तो WHY, वाई इज ही गोइंग, वह क्यों जा रहा है। अब वह क्यों नहीं जा रहा है तो क्या हो जाएगा, वाई इज ही नॉट गोइंग। तो कितने आसानी से एक ही वाक्य को हम 6 तरीके से बना सकते हैं, उसका स्ट्रक्चर हमको सिर्फ एक याद हो जाए और माइंड में कुछ कंसेप्ट बैठा लें तो आसानी से हमको सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो ये होगा पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां। तो एक वाक्य को हम आसानी से 6 तरह से लिख सकते हैं, उसको आसानी से बना भी सकते हैं, उसका हमको अलग अलग से स्ट्रक्चर याद करने लिखने की ज़रूरत नहीं होगी। इस चैनल पे स्वागत है। आज हम लोग पढ़ रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, जिसको हिंदी में वर्तमान पूर्ण काल कहते हैं। इस टेंस में किसी भी कार्य का पूर्ण होना पाया जाता है। आइए देखते हैं। इस काल से यह बोध होता है कि कोई कार्य वर्तमान काल में ही पूर्ण होने का बोध होता है। पहचान, इस प्रकार के वाक्यों के अंत में चुका है, चुकी हैं, लिया है, लिए हैं, गया है, गए हैं इत्यादि शब्द आते हैं, जैसे यहाँ नीचे लिखा गया है। काल में सहायक क्रिया जैसे हैज और हैव है, तो ये कह रहा है कि एक वचनकर्ता के साथ हैज का प्रयोग करते हैं, बहुवचनकर्ता के साथ हैव का प्रयोग करते हैं। अब देखिए एक वचनकर्ता में क्या आता है, ही, सी, इट या जितने भी नाम आते हैं या जिससे
एक संख्या का बोध होता है वह एक वचन करता होगा। जैसे सिंगुलर नंबर, एक से अधिक वस्तुओं व्यक्तियों का बोध होगा तो वह प्लूरल नंबर में आ जाता है। तो प्लूरल नंबर के साथ हैव और एक वचनकर्ता के साथ हैज का प्रयोग करते हैं। अब बहुवचनकर्ता में कौन कौन से आते हैं ये भी देख लीजिए। आई, दे, वी, यू तथा बहुवचनकर्ता के साथ सहायक क्रिया हैव का प्रयोग करते हैं। यहाँ लिखा गया है तो आई, मैं, दे, वी, यू ये बहुवचनकर्ता होते हैं। या और भी जैसे कुत्ता होता है या तो बोलेंगे कुत्ते तो बहुत सारे कुत्ते इसमें सम्मिलित हो जाएंगे तो ये बहुवचन हो जाएगा। तो चिड़ियाएँ बहुवचन हो जाएगा। तो इस तरह मतलब जब एक से अधिक संख्याओं वस्तुओं व्यक्तियों का जब बोध होता है तो वह बहुवचनकर्ता हो जाते हैं। तब उसके साथ क्या लगेगा? हैव लगेगा। अब देख पहले स्ट्रक्चर इसका देखते हैं। सबसे पहले क्या होता है तो सबसे पहले इसमें सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद कर्ता के अनुसार हैज या हैव का प्रयोग करते हैं। कर्ता के अनुसार इसलिए कह रहे हैं कि जब सब्जेक्ट एक वचन होगा तो हैज लगेगा और जब सब्जेक्ट बहुवचन रहेगा तो हैव लगेगा। उसके बाद एक बात पहचान लीजिएगा, हमेशा इसमें क्रिया की तीसरी अवस्था का प्रयोग करते हैं। कोई भी सेंटेंस हो, इंटरगेटिव हो, नेगेटिव हो, अफर्मेटिव हो, कोई भी सेंटेंस हो क्रिया की तीसरी अवस्था का ही प्रयोग करते हैं। उसके बाद ऑब्जेक्ट लिख करके बनाते हैं। आइए एग्जाम्पल के माध्यम से देखते हैं। जैसे वह घर जा चुका है, पहला एग्जाम्पल है। तो ही क्या है? ही को हम बोलते हैं सब्जेक्ट, ठीक। वो घर क्या है? ऑब्जेक्ट। ये जाना क्या है? ये वर्ब है, ठीक। तो सबसे पहले क्या लिखते हैं? सब्जेक्ट ही। उसके बाद जब यह एक वचन है इसीलिए हैज का प्रयोग किया गया है। हैज क्या है? सहायक क्रिया है। उसके बाद पश्चात क्रिया की तीसरी अवस्था गॉन का प्रयोग किया गया है। उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले क्या लिखते हैं? सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। ये सिंपल सा स्ट्रक्चर है, जैसे स्ट्रक्चर ऊपर लिखा गया है ना। तो सब्जेक्ट, उसके बाद हैज है, उसके बाद क्रिया की तीसरी अवस्था ए, उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो इसका स्ट्रक्चर ऐसे हो जाएगा सब्जेक्ट हैज या है प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, ये इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा। वे बाज़ार जा चुके हैं तो क्या हो जाएगा? दे हैव गॉन टू मार्केट। अब दे इसलिए हो गया कि वे का क्या होता है? दे होता है। इसके साथ हैव इसलिए लगा है कि वह क्या है? बहुवचन का सब्जेक्ट है, इसलिए हैव लगा है। आगे देखते हैं इसका निगेटिव वाक्य। निगेटिव वाले वाक्य में कुछ चेंज नहीं करेंगे, सिर्फ हैज और हैव वाले वाक्य के पश्चात नॉट लगा देते हैं। बाकी सभी के साथ क्रिया की तीसरी अवस्था का प्रयोग करते हैं, तो बता चुके हैं। एग्जाम्पल देखिए, सोनम ने खाना नहीं पकाया। तो सोनम हैज नॉट कुक्ड फूड। तो कुक्ड क्या है? कुक मीन्स पकाना, तो कुक्ड तीसरा फॉर्म हो जाएगा, क्रिया की तीसरी अवस्था हो जाएगा। और सोनम के साथ हैज का प्रयोग किया गया है क्योंकि सोनम क्या है? एक वचन का सब्जेक्ट है। अगला देखिए, उसने अपना कार्य खत्म नहीं किया। उसने, तो उसने का यहाँ पे टाइप करने में थोड़ा मिस्टेक हो गया होगा। जब उसने रहेगा तो ही हो जाएगा, ही, ठीक। उसने अपना कार्य खत्म नहीं किया तो ही हैज नॉट completed, COMPLETED, completed his work, ये हो जाएगा। ही रहेगा तो उसने अपना कार्य खत्म नहीं किया। ही हैज़ नॉट completed his work। और जब यहाँ पे यू रहेगा, तुमने अपना कार्य खत्म नहीं किया, तुमने अपना कार्य खत्म नहीं किया, रहेगा यहाँ पे यू हैव नॉट completed, क्या हो जाएगा? योर वर्क, ये हो जाएगा यू आर नॉट completed योर वर्क। यहाँ पे टाइप करने में मिस्टेक हो गया। होता है इंटरगेटिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं। एक यस या नो टाइप, जिसमें प्रश्न किया जाता है, क्या तुम जाते हो, क्या तुम पढ़ते हो, क्या तुम खाते हो। तो इस प्रकार के इंटरगेटिव सेंटेंस में कुछ नहीं करते हैं, सिर्फ सहायक क्रिया सब्जेक्ट के पहले कर देते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है, हैज है पहले, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके पश्चात क्रिया की तीसरी अवस्था ऑब्जेक्ट, उसके बाद लेकर के बनाते हैं। यहीं पे जब वाक्यों के बीच में क्या, क्यों, कब, कैसे प्रयोग किया गया होगा तो उसकी स्पेलिंग पहले लिखते हैं, उसके पश्चात सहायक क्रिया, उसके पश्चात सब्जेक्ट लिख करके बनाते हैं। आगे एग्जाम्पल में देखिए, पहले इसका एग्जाम्पल देख लीजिए। क्या राम घर जा चुका है? हैज राम गॉन टू हाउस। यहाँ कुछ नहीं किया गया है, क्या सबसे पहले आ गया है तो इसकी जगह पे कोई इसकी स्पेलिंग नहीं लिखते हैं। सिर्फ जो सहायक क्रिया होता है हैज है, वह कर्ता के अनुसार प्रयोग होता है, उसको सबसे पहले कर देते हैं,
ठीक। तो राम घर जा चुका है, तो क्या होगा, राम हैज़ गॉन टू हाउस। तो इसमें इंटरगेटिव बन गया है, क्या राम घर जा चुका है, तो हम हैज़ राम गॉन टू हाउस। क्या वे दिल्ली जा चुके हैं, हैव दे गॉन टू दिल्ली। कोई चेंज नहीं है, क्योंकि बीच में रहेगा तो सबसे पहले उसकी स्पेलिंग जिसको क्वेश्चन वर्ड बोलते हैं QW, उसके बाद सहायक क्रिया हैज हैव कर्ता के अनुसार, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके पश्चात क्रिया की तीसरी अवस्था, उसके पश्चात ऑब्जेक्ट लिख करके बनाते हैं। एग्जाम्पल देखिए, राधा बाजार क्यों जा चुकी है, तो क्यों की स्पेलिंग सबसे पहले लिखेंगे वाई, उसके पश्चात राधा क्या है, एक वचन है तो एक वचन है तो हैज लिखेंगे, वाई हैज या सहायक क्रिया है। उसके बाद राधा गॉन टू मार्केट, ये तो सबसे इजी है। ठीक, अब देखिए तुम सब आगरा क्यों जा चुके हो, तो वाई हैव, तुम सब है ना, तुम सब सब्जेक्ट बहुवचन है तो इसलिए हैव का प्रयोग किया गया है। तो वाई हैव यू गॉन टू आगरा। उम्मीद है कि ये भी समझ में आया होगा। अब इसका इंटरगेटिव नेगेटिव सेंटेंस देखिए, अब उसका इंटरगेटिव नेगेटिव सेंटेंस देखिए। अब इंटरगेटिव नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, सबसे पहले हैज हैव सब्जेक्ट के पश्चात नॉट, बाकी कोई चेंज नहीं होगा, ऊपर के अनुसार ही पूरा स्ट्रक्चर होगा, सिर्फ सब्जेक्ट के बाद नॉट का प्रयोग कर देंगे जैसा स्क्रीन में आपके दिख रहा है। अब एग्जांपल देखिए, यहाँ पे देखिए, जब वाक्यों के बीच में क्यों, क्या, क्यों, कब, कैसे दिया गया हो तो उसका स्ट्रक्चर वही होगा सेम टू सेम। उसके पहले QW मतलब क्वेश्चन वर्ड वाले शब्द की स्पेलिंग सबसे पहले लिखी जाएगी। एग्जाम्पल के माध्यम से समझिए उसको। देखिए, क्या सोनम ने खाना नहीं पकाया, तो यह क्या से शुरू हुआ है। ठीक, तो इसमें सबसे पहले सहायक क्रिया हैज, सोनम नॉट कुक्ड फूड, हम लोग घर क्यों नहीं जा चुके हैं, तो वाई हैव वी नॉट गॉन टू हाउस। देखिए ऊपर हमने बताया था आपको कि इंटरगेटिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं, एक क्या से शुरू होता है, एक वाक्यों के बीच में क्या, क्यों, कब, कैसे इत्यादि होते हैं। तो यहाँ पे देखिए पहला जो है क्या से शुरू हुआ है, तो और क्या से शुरू भी हुआ है, नकारात्मक भी है, तो कुछ नहीं करेंगे, सबसे पहले इसमें हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं, उसके पश्चात सब्जेक्ट, उसके पश्चात नॉट, उसके पश्चात क्रिया की तीसरी अवस्था, उसके पश्चात ऑब्जेक्ट लिख करके बनाते हैं। यहीं पे जब क्वेश्चन वर्ड बीच में प्रयोग किया गया होगा, जैसे यहाँ पे वाई प्रयोग किया गया है, तो सबसे पहले हम उसकी स्पेलिंग लिखे हैं, उसके पश्चात इस सब्जेक्ट के अनुसार हैव का प्रयोग किए हैं, क्योंकि हम लोग बहुवचन है तो हैव लगेगा। उसके पश्चात हम लोग की स्पेलिंग वी लिखे हैं यहाँ पे, उसके पश्चात नहीं का स्पेलिंग लिखे हैं, उसके पश्चात गॉन, पश्चात घर का हाउस यहाँ पे लिखे हैं, तो ये हमारा हो जाएगा। उम्मीद आज हम लोग पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के बारे में, जिसको हिंदी में वर्तमान पूर्ण निरंतर काल कहते हैं। ऐसे वाक्यों के अंत में रहा है, रही हैं, रहे हैं इत्यादि शब्द आते हैं, लेकिन इसमें समय दिया गया होता है, समय निश्चित समय या अनिश्चित समय का प्रयोग किया गया होता है, इसलिए यह प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के अंतर्गत आता है। सिर्फ इसमें समय हटा दिया जाए तो वह प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के अंतर्गत आएगा। आइए एग्जाम्पल के माध्यम से इसको समझते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, वह 2 महीने से उपन्यास लिख रहा है, तो यहाँ पे जो 2 महीना दिया गया है यह समय का बोध करा रहा है, और इसी की वजह से यह प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के अंतर्गत आता है। वे सुबह से अंग्रेजी पढ़ रहे हैं, तो ये जो सुबह से आया है यह समय का बोध करा रहा है, इसीलिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के अंतर्गत आता है। यदि यही समय नहीं इसमें प्रयोग किया गया होता तो वह उपन्यास लिख रहा है ऐसे रहता, तो यह प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के अंतर्गत आ जाएगा। यहीं पर रहता वे अंग्रेजी पढ़ रहे हैं, तो इतना प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के अंतर्गत आ जाता, लेकिन समय होने के कारण यह प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के अंतर्गत आता है। आइए इसके रूल के बारे में पढ़ें कि यह बनता कैसे है। इस वाक्य में सहायक क्रिया हैज हैव के साथ बीन का प्रयोग किया जाता है तथा क्रिया के प्रथम अवस्था में ING लगा करके बनाया जाता है। निश्चित समय के लिए सिंस तथा अनिश्चित समय के लिए फार का प्रयोग करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ही सी इट तथा एक वचनकर्ता के साथ सहायक क्रिया हैज बीन का प्रयोग करते हैं तथा बहुवचनकर्ता आई, दे, वी, यू ये सभी बहुवचनकर्ता हैं, इनके साथ हम हैव बीन का प्रयोग करते हैं। आइए एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। स्ट्रक्चर की पहले बात करेंगे तो सबसे पहले इसमें सब्जेक्ट लिखा जाएगा,
पुनः हैज हैव कर्ता के अनुसार, उसके पश्चात बीन, उसके पश्चात क्रिया की प्रथम अवस्था में आईएनजी फॉर्म लगा करके ऑब्जेक्ट लगा करके बनाते हैं। एक बात और, ऑब्जेक्ट के बाद यदि निश्चित समय है तो सिंस और अनिश्चित समय है तो फार लगा करके बनाते हैं, जैसा कि स्ट्रक्चर आपके सामने यहाँ पे दिख रहा है। एग्जाम्पल देखिए, वह 2 महीने से उपन्यास लिख रहा है। देखिए, सी हैज बीन राइटिंग दी नोवेल फॉर 2 months। तो 2 महीना, यह महीना जो है निश्चित नहीं है, अनिश्चित है, और अनिश्चित होने के कारण यहाँ पे क्या लग रहा है, यहाँ पे फार लग रहा है। वही वो फरवरी महीने से उपन्यास लिख रहा है, या वो 12वें महीने से उपन्यास लिख रहा है, या 2022 से उपन्यास लिख रहा है। मतलब इस तरह होता तो वह निश्चित रहता, लेकिन वह 2 महीने से उपन्यास लिख रहा है, मतलब किस 2 महीने से ये नहीं समझ में आ रहा है, इसलिए अनिश्चित है। अगला देखिए, वे सुबह से अंग्रेजी पढ़ रहे हैं। तो यहाँ क्या है, सुबह है। अब सुबह होने के कारण निश्चित है। सुबह जैसे हम लोग सो के जब जगते हैं सुबह प्रातःकाल तो सुबह होता है, तो ये निश्चित है। तो यह सुबह की बात कर रहा है कि सुबह से अंग्रेजी पढ़ रहा है, तो ये निश्चित है। जब निश्चित रहेगा तो यहाँ पे सिंस का प्रयोग होगा। तो वे सुबह से अंग्रेजी पढ़ रहे हैं, तो दे हैव बीन तो फिक्स रहेगा। उसके बाद स्टडिंग, उसके बाद इंग्लिश सिंस मॉर्निंग। अगला देखिए, इसमें निगेटिव इसके वाक्य आएंगे तब कैसे बनेगा। यदि वाक्य नकारात्मक हो तब क्या करते हैं, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके पश्चात हैज या हैव का प्रयोग करेंगे, उसके पश्चात नाट का प्रयोग करते हैं। यहाँ पे नाट का प्रयोग करते हैं, NOT नाट। उसके पश्चात बीन लगाते हैं, उसके पश्चात क्रिया की प्रथम अवस्था में ING लगाते हैं, उसके पास ऑब्जेक्ट, उसके पश्चात यदि निश्चित समय का बोध होता है तो सिंस, अनिश्चित होने पे फार लगा करके बनाते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं, तुषार बचपन से डांस का अभ्यास नहीं कर रहा था, तो तुषार हैज नॉट बीन प्रैक्टिसिंग डांस सिंस चाइल्डहुड। लड़के 2 घंटे से घुड़सवारी नहीं कर रहे हैं। दी बॉयज हैव नॉट बीन राइडिंग हॉर्स फॉर 2 hours। 2 घंटे से घुड़सवारी मतलब क्या है, अनिश्चित है, निश्चित नहीं है। अगला देखते हैं, इंटरगेटिव सेंटेंस होगा तब क्या करेंगे। इंटरगेटिव होने पर कुछ नहीं करते हैं। जो हेल्पिंग वर्ब के तौर पे प्रयोग किया जाता है हैज हैव, वह पहले आ जाता है। बाकी पहले के जैसे ही बनाते हैं, जैसे यहाँ पे दिख रहा है हैज पहले आ गया, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके पश्चात बीन, उसके पश्चात क्रिया की प्रथम अवस्था में ING लगाते हैं, ऑब्जेक्ट, उसके बाद निश्चित अनिश्चित समय के लिए सिंस फार का प्रयोग करके बनाते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल देखिए, जब अब देखिए इंटरगेटिव सेंटेंस 2 प्रकार के होते हैं, तो आपको बता चुके हैं इसके पहले वाले वीडियो में। एक तो यस या नो टाइप का होता है, जिसमें प्रश्न किया जाता है, एक वाक्यों के बीच में क्या, क्यों, कब, कैसे दिया जाता है, इस प्रकार का होता है। जब यस या नो टाइप का होगा तो इसमें हेल्पिंग वर्ब पहले आएगा, जैसे हैज हैव होता है, उसके बाद बना देते हैं सिंपल सा। लेकिन जब वाक्यों के बीच में क्या, क्यों, कब, कैसे आएगा, तो जो शब्द वाक्यों के बीच में रहेगा उसको क्वेश्चन वर्ड शब्द कहते हैं। उसकी स्पेलिंग पहले लिखते हैं, उसके पश्चात शेष ऊपर के प्रश्नवाचक वाक्य जो होता है उसी के अनुसार हम बना देते हैं, जैसा स्ट्रक्चर आपके सामने नीचे दिख रहा है। आइए एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। क्या सूरज सुबह से खेल रहा है। देखिए, तो सूरज क्या प्रश्न इसमें पूछ रहा है ना, क्या सूरज सुबह से खेल रहा है, तो हैज सूरज बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। अब यहीं पे देखिए रहा था, क्या वे 3 घंटे से अंग्रेजी पढ़ रहे हैं। हैव दे बीन स्टडिंग इंग्लिश फॉर 3 hours, 3 घंटे से। अगला देखिए, मीरा 10 मिनट से क्यों गा रही है। तो यहाँ देखिए वाक्यों के बीच में क्यों दिया है, तो इसकी स्पेलिंग सबसे पहले यहाँ लिखी गई वाई। उसके बाद सहायक क्रिया हैज मीरा बीन सिंगिंग फॉर 10 minutes, यहाँ पे देख रहे हैं। अब इंटरगेटिव नेगेटिव से संबंधित वाक्य रहेगा तब क्या करते हैं, एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। देखिए इसका स्ट्रक्चर है, इसको क्या करते हैं, हमेशा नाट को बीन से पहले लगाते हैं, बाकी पूरी प्रक्रिया ऊपर के इंटरगेटिव जैसा ही होगा। जैसा यहाँ पे लिखा गया है, रामू सुबह से क्या आम नहीं खा रहा है, तो व्हाट हैज रामू नॉट बीन ईटिंग दी मैंगो सिंस मॉर्निंग। क्या वे 3 घंटे से खाना नहीं खा रहे हैं, तो इसमें क्या से शुरू हुआ है। हैव दे नॉट बीन ईटिंग फूड फॉर 3 hours। क्या वह 2 महीने से उपन्यास नहीं लिख रही है। हैज सी नॉट बीन राइटिंग दी नोवेल फॉर 2 months। मतलब देखिए साफ है, जब वाक्यों के बीच में क्या, क्यों, कब, कैसे आता है तो उसकी स्पेलिंग सबसे पहले लिखते हैं, उसके पश्चात कर्ता के अनुसार हैज हैव का प्रयोग करते हैं, उसके पश्चात सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके पश्चात नॉट लिखते हैं, उसके पश्चात बीन लिखते हैं, उसके पश्चात क्रिया की प्रथम अवस्था में ING लगाते हैं, उसके पश्चात ऑब्जेक्ट लिखते हैं, फिर निश्चित अनिश्चित समय के लिए सिंस या फॉर का प्रयोग करके बनाते हैं, जैसा आपके सामने एग्जाम्पल के माध्यम से समझाया गया है। तो यह वीडियो कैसा लगा है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख करके बताएं।